आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे बेमिसाल किरदार की, जिसका सफर तलवार की नोक से शुरू होकर करुणा की छाव तक पहुंचता है। ये कहानी है सम्राट अशोक की। चलिए, इस दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई यात्रा की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने सब कुछ जीत लिया और फिर अपनी सबसे बड़ी जीत के लम्हे में उसे अपनी सबसे बड़ी हार नजर आई। बस यही वो विरोधाभास है जो अशोक की कहानी को इतना यादगार बना देता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है मौर्य साम्राज्य की शानदार राजधानी पाटलिपुत्र में, आज से लगभग 2300 साल पहले। देखिए, सम्राट बिंदुसार के कई बेटे थे और अशोक उन्हीं में से एक थे। लेकिन उन्हें हमेशा अपने बड़े भाई सुसीम के सामने थोड़ा कम आंका जाता था। पर अशोक के अंदर एक आग जल रही थी, चक्रवर्ती सम्राट बनने की, यानी पूरे भारत पर राज करने की। एक भविष्यवाणी भी थी उनके बारे में कि वो या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान संत, और यही कश्मकश उनकी पूरी जिंदगी में दिखाई देती है। और फिर उन्हें मिला एक मौका खुद को साबित करने का। हुआ ये कि तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया। उनके भाई सुसीम उसे दबा नहीं पाए, लेकिन अशोक ने ऐसी बेरहमी और ऐसी फौजी काबिलियत दिखाई कि विद्रोह की चिंगारी हमेशा के लिए बुझ गई। और यहीं से उन्हें अपना पहला नाम मिला, चंड अशोक, यानी कि भयंकर अशोक। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। असली क्रूरता तो तब सामने आई जब उनके पिता की मौत के बाद सिंहासन के लिए जंग छिड़ गई। देखिए, सम्राट बिंदुसार की मौत होती है 272 ईसा पूर्व में, पर अशोक की ताजपोशी होती है 268 ईसा पूर्व में। ये जो 4 साल का गैप है ना, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। और वो कहानी है एक बहुत ही भयानक और खूनी गृह युद्ध की। कुछ पुराने श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ तो ये तक कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला का सिंहासन के लिए। अब 99 का आंकड़ा शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया हो, ताकि बाद में जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ वो और भी बड़ा लगे। पर एक बात तो पक्की है, ये जंग बहुत ही खूनी थी। तो अब अशोक सम्राट तो बन गए थे, लेकिन वो जो चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना था ना, वो अभी भी अधूरा था। और एक ही राज्य था जो उनके रास्ते में खड़ा था, कलिंग। तो अपने राज्याभिषेक के ठीक 8 साल बाद अशोक ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी कलिंग पर। कलिंग उस वक्त एक बहुत ही समृद्ध और आज़ाद राज्य था, और उसने मौर्य साम्राज्य के आगे झुकने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद जो हुआ उसे शायद जंग कहना भी सही नहीं होगा, वो एक नरसंहार था। और ये आंकड़े ये खुद अशोक के शिलालेखों से आते हैं। 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया गया। सोचिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस तबाही का पैमाना है। कहते हैं जीत के बाद अशोक जब उस मैदान में गए तो उन्होंने कोई जीत का जश्न नहीं देखा, उन्होंने देखा मौत का तांडव। और उनके अपने शब्दों में, इस मंजर ने उन्हें गहरे पछतावे और दुख से भर दिया। और बस वहीं उस खून से सनी जमीन पर खड़े होकर उनके अंदर से एक ही सवाल निकला, मैंने ये क्या किया? बस यही वो पल था जब चंड अशोक की कहानी खत्म हो गई। इस भयानक जीत के बाद अशोक जब पाटलिपुत्र लौटे तो वो एक टूटे हुए इंसान थे। अपराध बोध उन्हें अंदर से खाया जा रहा था। और फिर एक दिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने महल की खिड़की से एक नौजवान बौद्ध भिक्षु को देखा, जिनका नाम था निग्रोध। वो बड़े शांत दिख रहे थे। एक कहानी तो ये भी कहती है कि निग्रोध कोई और नहीं बल्कि अशोक के बड़े भाई सुसीम का ही बेटा था, जिसे अशोक ने मरवाया था। उस भिक्षु की शांति ने बेचैन सम्राट को अपनी तरफ खींच लिया। अशोक ने उस भिक्षु से पूछा कि तुम्हारी इस शांति का राज क्या है? और जवाब में निग्रोध ने बुद्ध की बहुत ही सीधी सादी सीख दी, किसी भी पाप से बचो, हमेशा अच्छे काम करो और अपने मन को पवित्र रखो। बस इन्हीं 3 बातों ने एक चक्रवर्ती सम्राट का दिल हमेशा के लिए बदल दिया। और देखिए, अशोक का ये बदलाव सिर्फ निजी नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि वो बस खुद बदल गए। उन्होंने अपनी इस नई सोच को अपने पूरे साम्राज्य की नीति बना दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अब से भेरी घोष यानी युद्ध का नगाड़ा नहीं बजेगा, अब बजेगा धम्म घोष, मतलब नेकी और नैतिकता का ऐलान। ये शायद इतिहास के सबसे बड़े पॉलिसी यू टर्न्स में से एक था। उन्होंने खुद को अपनी प्रजा का राजा नहीं बल्कि पिता बताया और कहा, सब मुनि से पजामा, मतलब सारे इंसान मेरी संतान है। सोचिए, एक विजेता अब एक पालक बन गया था।
उनकी ये जो धम्म नीति थी वो अहिंसा पर, सभी धर्मों के सम्मान पर और लोगों की भलाई पर टिकी थी। उन्होंने सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाएं और जो सबसे हैरान करने वाली बात है, उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। इतना ही नहीं, धम्म महामात्र नाम के खास अफसर भी रखे जिनका काम ही था इन अच्छी बातों को पूरे साम्राज्य में फैलाना। तो अशोक ने अपना ये नया पैगाम पत्थर पर लिखवा दिया ताकि सदियों तक लोग उसे पढ़ें। पर देखिए, विडंबना देखिए कि उनकी मौत के बाद हिंदुस्तान उन्हें लगभग भूल ही गया। लगभग 2000 साल तक उनके शिलालेख यूं ही खड़े रहे, पर कोई उन्हें पढ़ नहीं सका। वो जो ब्राह्मी लिपि थी वो एक पहेली बन चुकी थी। फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज स्कॉलर ने इस लिपि को पढ़ लिया और बस भारत को अपना सबसे महान खोया हुआ सम्राट वापस मिल गया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो नए भारत ने अशोक के ही प्रतीकों को अपनाया। सारनाथ का वो शेर और हमारे झंडे में मौजूद धम्म चक्र। चंड अशोक तो कब का मर चुका था, लेकिन धम्म अशोक हमेशा के लिए अमर हो गए। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, अशोक ने पहले साम्राज्य जीतने के लिए और फिर धम्म फैलाने के लिए दोनों ही बार अपनी पूरी राजकीय शक्ति का इस्तेमाल किया। तो क्या उनकी कहानी ये बताती है कि सच्चा नैतिक बदलाव कभी ऊपर से ताकत से थोपा जा सकता है, या फिर उसे हमेशा इंसान के अंदर से ही आना होता है? इस सवाल पर सोचना अशोक की विरासत को शायद और भी गहरा बना देता है।